इब्राहिम कुंबर, आप देख रहे हैं IKNN। नादरीन, सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होने चाहिए या ओपन बैलेट से होने चाहिए, बैलेट से होने चाहिए। रेफरेंस, सदारती रेफरेंस की आज पहली हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के मायानाज किंग अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ आज हैं, और पहली मरतबा आज वो IKNN पे आप उनको देख रहे हैं। हम उनसे न फ़कत आज के रेफरेंस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी बात हम करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो पे, क्योंकि अब्दुल कयूम सिद्दीकी बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मामलात पे उनकी दस्तरस उनको हासिल है, और तमाम चीज़ों को वो इस तनाजुर में कैसे देखते हैं उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं सदारती रेफरेंस पे। अब्दुल कयूम साहब, पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो आज की हेयरिंग हुई, इसको आप छोड़ कर पहले ये बताएं कि ये ज़रूरत तहरीक इंसाफ को पेश क्यों आई, हुकूमत को पेश क्यों आई कि वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत ऐसा रेफरेंस लाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये मदऊ किया हो कि हमारी जो मुश्किलें आसान कर सके। तो थोड़ा इस पर बताएँ। पहली बात तो ये कि आइन के अंदर है 186, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये वक्त होती रही है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर है, उसके हवाले से भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया था। ऑल्दो कि उसकी कुछ समातें हुई थी, लेकिन वो रेफरेंस एक तवील अरसे से सदारती रेफरेंस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हस्बा बिल जब आया था, MNA की गवर्नमेंट थी, परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी हस्बा बिल के ऊपर उसकी लीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई थी। उसमें कोई जो है वो 5 या 6 रुकनी बेंच था, जो कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस वक्त चीफ जस्टिस से वो हुआ था, और उसमें उन्होंने अपनी राय दी थी कि हस्बा बिल के अंदर कौन सी शिकें जो हैं वो आइन के मुताबिक हैं और कौन सी नहीं है, और फिर सुप्रीम कोर्ट की राय में हस्बा बिल को अमेंड कर दिया गया था। तो अब ये हम तीसरा मौका देख रहे हैं कि ये सवाल अदालत के सामने रखा गया है, और इस सवाल को रखने की वजह जो है वो सदारती रेफरेंस के अंदर ये बताई गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कह चुके हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए हो, और इसकी माजी ये है कि आपको याद होगा KP के अंदर इन्हीं के अपने अरकान सूबाई असम्बली जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इन्होंने पैसे लेके वोट दिया है। अब इस मामले को एक पब्लिक स्टांस था गवर्नमेंट का, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी रुकावट जो है वो महसूस कर रहे हैं। उस पर तजवीज़ ये हुई थी कि जनाब इलेक्शन एक्ट को जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील कर दिया जाए शो ऑफ हैंड के हवाले से। तो इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लीगल ओपिनियन दी थी, और उसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट ये किया, जिसको सादा सा करके आपको बताता है कि पाकिस्तान के जो आइन है उनका हुकूमत का या अटॉर्नी जनरल की राय के मुताबिक कि 2 किस्म के इंतखाबात होते हैं। एक तो ये कि जो आइन के तहत हों, और आइन के तहत होने वाले इंतखाबात के अंदर वो कहते हैं कि सदर का इंतखाब है, जिसके अंदर आइन के अंदर सारा तरीक़ाकार लिखा गया है, स्पीकर का, वज़ीर आज़म का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट। तो ये इंतखाबात जो हैं जिनका जिक्र आइन में मौजूद है, जिनका आइन के अंदर मौजूद है, और आइन के अंदर उनका तरीक़ाकार भी मौजूद है इलेक्शन का। तो वो कहते हैं कि ये इंतखाबात तो इलेक्शन एक्ट के आइन के तहत है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अलावा जितने इलेक्शन हैं वो जो हैं वो कानून के नीचे हैं, यानी कि इलेक्शन एक्ट के नीचे हैं। तो लिहाजा हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि सेनेट के इंतखाबात से पहले अदालत से ये राय ले ली जाए कि वो एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर सकते हैं कि बैलेट पेपर के पीछे नाम लिख दिया जाए कि अगर इब्राहिम कंबर का जो है वो ने वोट डाला है तो पीछे इब्राहिम कंबर का नाम हो, और कयूम सिद्दीकी ने डाला है तो कयूम सिद्दीकी का नाम हो, ताकि पता हो कि किसने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट दिया है या नहीं दिया है। तो ये बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था उसके अंदर भी ये बात आई थी, और सेनेट की होल कमेटी जो है उसने भी इसको किया हुआ है
तो एक कंसेंसस है, तो वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय मांगना नहीं, ये चाहते तो हुकूमत में है, तहरीक इंसाफ तो खुद भी कर सकती है कंसेंसस। जिस तरह आज की हेयरिंग में ये बात आई को, तो वो सियासी पार्टियों से मुशावरत क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे ये बंदूक क्यों चलवाना चाहती है? यही बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। हम देखें तो इस हुकूमत का कहते तो हैं कि ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर इश्यूज़ को उस तरह से लेके आते हैं, ना ये मुशावरत के लिए लेके आते हैं। फैटफ का बिल आया था तो उसके ऊपर जो अपोजिशन की अमेंडमेंट्स आई थी, कह दिया गया कि ये एनआरओ मांगते हैं और मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब यहाँ पे ये अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। एक इसके पस मंज़र भी है, एक सियासी पस मंज़र ये है कि कहने वाले ये कहते हैं कि जो वादे किए गए थे उनकी वजह से पंजाब असम्बली के अंदर और केपी के अंदर बहुत सारा एमपीएस जो हैं वो नाला हैं, बड़ा फरोख नाला है हुकूमती पार्टी से, और वो शायद हुकूमत के उम्मीदवारों को वोट ना दें, तो उसको प्रियम्प्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। और दूसरा जो है ये सियासत है, और सियासत यूँ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ करवा लें, तो हम कहेंगे कि जनाब देखा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मिल गई, और अगर ना करवा सके तो कहेंगे देखें जी हम तो चाहते थे हमने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी, तो सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। और यहीं आज ही बड़ा ही एक अहम, आपने अगर समात देखी है तो वहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आया था जस्टिस याहिया अफरीदी का, कि उन्होंने पहला सवाल किया। हम देखें कि जस्टिस इजाजुल एहसन वो पूछते रहे, उन्होंने भी सवाल किए। उनका एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीक्रेट बैलेट का जिक्र है तो इलेक्शन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही होगा, तो उसके अंदर फिर क्यों तरमीम करने की ज़रूरत है आपको? तो क्योंकि अब उसके बाद ये भी सवाल आया कि फिर इसका मतलब है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्शन हैं, तो क्या वो इलेक्शन एक्ट के तहत हो सकते हैं? तो फिर क्या इलेक्शन एक्ट के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली का इंतखाब हो, यहाँ पे आप कोई उसके अंदर तरमीम कर दो? और फिर ये भी कहा गया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसेंसस करके एक लेजिस्लेशन क्यों नहीं की जाती? तो ये बड़े अहम सवाल थे। और लेकिन सबसे अहम सवाल जस्टिस याहिया अफरीदी का था कि जनाब आप हमें ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तनाज़े के अंदर मुदाखलत क्यों करें, यानी कि रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी का के ऊपर ज़रा बात कीजिएगा। ऑल्दो कि वो 4-1 की तकसीम नजर आई मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, तो आपने मुझे 4-1 की तकसीम अभी से नजर आ गई है। अच्छा, ठीक है कि डिसेंट नोट आएगा। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस मुशीर आलम, इन दोनों चारों का आपस में मशवरा हुआ। लेकिन इस सारे मशवरे के अंदर जब चीफ जस्टिस नोटिस जारी करे थे तो जस्टिस याहिया अफरीदी बेचारे आराम से इधर बैठे हुए थे, मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। ठीक है, आप मतलब आज से ही फैसला अभी आज दे रहे हैं पहली हेयरिंग पे कि तो वो मान जाएंगे इस रेफरेंस को और जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे डिसेंट नोट देंगे। मैं जो मतलब ऐसे हम इम्कान तो जाहिर कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ वो नहीं कर सकता, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ठीक है, और मेरा अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है जजेस की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, क्योंकि अभी वो सवाल जवाब हो ही रहे थे तो अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नोटिस इशू टू एडवोकेट जनरल्स, और ये उन्होंने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। अभी वो सवाल पूछ रहे थे, बहुत नागवार गुजरी है। ठीक है, उन्होंने साथ ही जस्टिस उमर बंदयाल से जो है मशवरा किया, फिर जस्टिस मुशीर आलम से, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन से, और इस मशावरत के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी मुझे नजर नहीं है, वो अलूफ नजर आए मुझे। तो एक ये बात है। तो ज़ाहिर है अब जो है इसके बाद ये हुआ है कि ये पब्लिक हेयरिंग हो गई है। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि अखबार में भी नोटिस दिया जाए, जो भी अपनी राय देना चाहता है चलेगा मेरे ख्याल में। और चारों स्पीकर सूबाई असम्बलीज को नोटिस हो गया है, स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस हो गया है, चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो गया है, चारों एडवोकेट जनरल्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस हो गया है। और उसके अलावा अभी अदालती मावनीन के हवाले से वो के चीफ जस्टिस ने एक नाम लिया, लेकिन फिर एकदम से मशावरत के बाद वो नाम वापस हुआ, और जो है वो ये अभी मामला अदालती मावनीन का छोड़ दिया गया। तो 11 जनवरी को 1 बजे फिर इसकी समाअत रखी गई है। तो अटॉर्नी जनरल का जो है वो ये मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है सेनेट का, और ये आइन के तहत नहीं है, ये कानून के तहत है। और कानून के तहत वो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि हमें सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की हम ऑर्डिनेंस जारी करें, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई हुई है, हमने खोली हुई है पार्लियामेंट के पीछे। कहीं साहब सियासी और इलेक्शन कमीशन को भी, हाँ इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया। देखिए बात ये है कि अगर तमाम सियासी जमातों का, जैसा कि हुकूमत कह रही है
سینٹ کی ہول کمیٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دے رہی ہے, سارا کچھ ہے. تو کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے تمام پارٹیز جو ہیں بیٹھ کے تو بات کر لیں. بیسٹ وے تو یہ ہے, لیکن سیاسی پارٹیاں تو ساری کرپٹ ہیں نا, ویسے بقول عمران خان کے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کو میرا تختہ الٹ دے, حالانکہ اپوزیشن نے کہیں نہیں کہا کہ فوج کو تختہ الٹ دے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے اور ایک بڑا سیاسی کوشچن ہے. یہ سیاسی کوشچن سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. ہاں نہیں, کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے اس کے اوپر کہ سیکرٹ بیٹل ہے, اور اگر آپ نے کرنا ہے تو انتخابی سسٹم کو اوورہال کرنا ہے تو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کریں. پارلیمنٹری فورم ہے, اور اگر امینڈمنٹ کرنی ہے یا کسی قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر بحث کے بعد ہو. نہیں کریم صاحب, اب تھوڑا سیاست میں بھی آتے ہیں کہ جو حکومت ہے یا تحریک انصاف ہو, وہ اپوزیشن سے ڈائلاگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اور تمام جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کرپٹ ہیں ان کے بقول. اور تو دوسری طرف گرینڈ جو ڈائلاگ کی بات بھی ہو رہی ہے, تو یہ کیا مطلب, وہ کہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے اور حکومت اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں گرینڈ ڈائلاگ کی بات جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں ماضی کے اندر تو جب سابق چیف جسٹس سے آصف سعید کوسا اور ثاقب نثار جو ہیں جسٹس چیف جسٹس, وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ کا جو ہے فل کوٹ ریفرنس تھا. اس فل کوٹ ریفرنس کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے ریسنٹ نے, ویسے تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا آصف زرداری, بلاول بھٹو, یہ سب کہتے رہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن جو باضابطہ کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے آئی تھی بات, وہ یہ اس وقت آئی تھی, آصف سعید کوسا صاحب نے یہ دی تھی کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک ہے, اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں, گرینڈ ڈائلاگ کریں. اب حکومت اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ آفر آتی رہی جب اجلاس ہوا تھا, باوجود اس کے کہ ان کا اعتراض تھا دھاندلی شدہ الیکشن ہے, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے اس سے پہلے میاں نواز شریف یہ کہتے رہے کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جائے. تو وہ تو کسی بات پہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگتے ہیں, یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو این آر او مانگتے ہیں. تو حکومت تو کسی موڈ کے اندر نہیں ہے جو کہ سیاسی یا جمہوریت ہی کی نفی ہے. نہ آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں لانا چاہیے, آلدو کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, لیکن لیجسلیشن کے حوالے سے آپ پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں. لیجسلیشن اگر لے کے آتے ہیں اپوزیشن, اس کے اندر اپنی تجاویز دیتی ہے, تو آپ کہہ دیتے ہیں پولیٹیکل ایشو بنا کے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. تو وہ یہ ڈبیٹ ہوتی رہے نا, عوام کے سامنے ڈبیٹ ہو کہ آیا واقعی یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں. تو اب تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو این آر او دیں گے پرائم منسٹر کو. اور ویسے ہے نا پریشر تو حکومت کے اوپر ہے, اور باتیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. اچانک سے پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی کی تجویز پہ آنا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے پرائم منسٹر کو علیحدہ کیا جائے. اب فروری کی باتیں آنی شروع ہو گئی کہ فروری کے اندر جو ہے وہ شاید کچھ ہونے والا ہے, اور یہ بھی اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور بھائی جان کے رابطے ہوئے ہیں, اور بڑی ایشورنسز وغیرہ ہوئی ہیں. حکومت بھی تو اڑنے کے لیے تیار ہے نا, وہ بھی تو اڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کاف لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے. وہ ان کی بھی ناراضگیاں تو اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, اور مسلم لیگ فنکشنل کے اپنا محمد علی درانی صاحب کے رابطے بھی شروع ہو گئے. تو اور پھر اس کے بعد یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہے, اس کے اوپر نواز شریف انہوں نے ریجیکٹ کر, ان کا چھوڑیں جی کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہوگا نا, کہاں, ہاں ان سے نہیں ہوگا, ان سے نہیں ہوگا, اور ہوگا یہ جو 70 سالوں کا جو گند ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے ہوگا. ان کا تو یہی ماننا ہے نا. دیکھیے گند ہے یا نہیں ہے, سویلین سپریمیسی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ادھر سے ہی سپورٹ لے کے آتی رہی ہے نا. مطلب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ صرف انہی کا ہی صرف ہے گیٹ نمبر 4 کا ہی کارنامہ ہے سارے کا سارا. اس کے اندر
कनाइवेंस जो है वो पार्टीज की नहीं, भी वो रही तो है। लाजमी है, वो बलूचिस्तान बनते की हैं। हुकूमत जिस तरह से हुई थी, आप और बाप जैसे बनी थी, आप पीपल्स पार्टी का अपना किरदार था उसके नहीं अंदर, बिल्कुल, ठीक है। जो लास्ट इलेक्शन हुई थी और सेनेट की, या मियां पाकिस्तान- मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो आए, कैसे जिलानी साहब की हुकूमत के नॉन पार्टी इलेक्शन में आए, फिर उसके बाद उनका हुआ, फिर पार्टीज, मतलब वो माजी है, हर एक का माजी है। तो वो उस माजी को भुला के इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें भी यही हैं, सियासी लीडर भी यही हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों ने भी रहना यही है, रहना है। इमरान खान ने भी रहना है, नवाज शरीफ ने भी रहना है, बिलावल भुट्टो ने भी रहना है, नहीं, मौलाना लेकिन फजलुर इमरान खान रहमान ने कहता भी है रहना किसी है। ने नहीं रहना, किसी ने नहीं है असल में, वो अभी कहते हैं ये मुझे ही वो रहना है। वो उनका ख्वाहिश हो सकती है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार विच मिर्जा फिरे, यार। लेकिन ऐसा होना नहीं है, हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और नहीं, वो पॉलिटिकल माइंड सेट ही ये बात समझ सकता है ना यार, हम समझ सकते हैं, वो नहीं समझ रहा है कि इधर ही रहना है। फिर ये ग्रैंड डायलॉग की बात है ना, फिर उसके बाद कहते हैं ये है, सुना ये है कि एनडीएमए के अंदर वर्कशॉप हुई थी, वहाँ पे भी जो है वो बातचीत हुई थी, और ये कहा जाता है कि वहाँ पे ये ग्रैंड डायलॉग की जो है वो तजवीज़ आई थी, जिसके बाद सारे मीडिया के अंदर इन बातों इसके ऊपर बात होना शुरू हुई थी। तो डायलॉग देखें, रास्ता डायलॉग के ज़रिए निकलेगा, ये बात तो तय है। दुश्मन मुल्क भी करते हैं, दुश्मन मुल्कों के आप इंडिया के साथ भी बातचीत करते हैं, आप इसराइल के साथ, अब इसराइल वाला कहानी भी शुरू हो रही है, छोड़ें उस बात को। तो वो तो कल मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के अंदर बड़ा फॉरेन फंडिंग केस और इसराइल का जिक्र कर दिया, वो कर रहे हैं, मुजाहरा भी कर रहे ठीक है। अब वो इलेक्शन कमीशन मुजाहरे भी करें, तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। अगर इमरान खान साहब अपनी 4 साल तक, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे किए थे, उन्होंने भी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की थी, उन्होंने भी धरने दिए थे, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किए थे, तो अब दूसरों को ये हक क्यों नहीं दे रहे? ये बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। नाकाम हो जाए ना, इनका नाकाम हो गया तो धरना ये भी नाकाम हो जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे। तो लेकिन सुनीद ये है कि पार्लियामेंट कहीं नहीं जाएगी, पार्लियामेंट रहेगी, पार्लियामेंट की सपोर्ट रहेगी, हुकूमत की सपोर्ट रहती है या नहीं रहती है, ये एक देखने वाली बात है। ठीक है, हम देखेंगे। कयूम साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को यहीं रहना है, लेकिन कौन रहता है, उसको लीड कौन करता है, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, हमें देखते रहिए हमारा चैनल।